तो आज का टॉपिक हमारा रिसर्च प्रपोजल के ऊपर है। रिसर्च प्रपोजल जो आप लोग बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हम लोगों ने उनमें से किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है और कैसे ये बनाना होता है और इसका मकसद क्या होता है आप लोगों के पास रिसर्च प्रपोजल को बनाने का। अब लेकिन रिसर्च प्रपोजल की तरफ जाने से पहले अब हम लोगों ने रिसर्च प्रपोजल जो बनाना है उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी तो चाहिए होगी ना। रिसर्च करते हैं मतलब रिसर्च करने के लिए हमें कोई ना कोई रिसर्च गैप या फिर रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए होती है, उसी के ऊपर हम लोगों ने फिर काम करना होता है। अब जब आप लोगों ने उस चीज के ऊपर काम करना है तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम को पहले अपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, गैप रिसर्च गैप क्या है। ये दोनों चीजें ना सेम ही होती हैं। बाद जगह पे प्रॉब्लम लिखा होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेडिंग होती है, बाद जगह पे रिसर्च गैप की हेडिंग दी हुई होती है। मकसद दोनों का सेम होता है, बीच में डाटा दोनों का सेम होता है। मकसद क्या होता है कि आप लोगों ने वो चीज के बारे में बताना है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है जिसको आप लोग सॉल्व करना चाह रहे हो या जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो। तो इसलिए हम लोग पहले मतलब देख लेते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन को रिसर्च प्रपोजल के लिहाज से। तो जो हमारा एक रिसर्च प्रोसेस होता है ना उसमें फिर एक हमारे पास एक नंबर ऑफ सीक्वेंस बन जाती है। तो जिसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है द रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स पे मुश्किल होता है कि कौन कौन से स्टेप्स किस तरह आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। तो उसमें से पहला स्टेप है द फर्स्ट स्टेप इन एनी रिसर्च इज सिलेक्टिंग द टॉपिक व्हिच कुड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे पहले आप लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट सिलेक्ट करना होता है जिसमें से आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। और ये जो इसका जो स्टार्टिंग होती है ना आप लोगों की वो ब्रॉड, आप लोगों की उसकी जो सेंस है वो ब्रॉड होनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग पूछते हैं ना कि स्टार्ट में रिसर्च किस में कर रहे हो तो आप लोग बताते हो डाटा साइंस के अंदर जा रहे हैं, नेटवर्किंग के अंदर जा रहे हैं, या फिर एआई के अंदर जा रहे हैं, या फिर मशीन लर्निंग के अंदर जा रहे हैं, या आप लोग एल्गोरिथम्स के अंदर जा रहे हो, या फिर थियरी ऑफ ऑटोमेटा यानी कि लैंग्वेजेस के अंदर जा रहे हो। तो मतलब ये हमारी ब्रॉड सेंस बनती है जिसमें से हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। तो इस तरह ब्रॉड सेंस को लेते हुए आप लोगों ने पहले अपनी डिसीजन करनी होती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हमारे नैरो डाउन करते जाना होता है अपने टॉपिक को। पहले एक ब्रॉड सेंस के मुताबिक अपना टॉपिक डिसाइड करना है, फिर उसके बाद उसको नैरो डाउन करते जाना है, यानी कि उसके से अंदर चीजें, फिर उसके अंदर चीजें, फिर उसके अंदर चीजें। जब इस तरह आप लोग काम करते हो ना तो फिर आप लोग एक प्योरली एक मतलब एक अच्छे टॉपिक की तरफ जा सकते हो। दूसरा तरीकाकार होता है कि मतलब जो लोग पहले से उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जब एक ब्रॉड एरिया यानी कि ब्रॉड सेंस के लिहाज से आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, अब जो लोग उस टॉपिक में पहले से ही काम कर रहे हैं आप उनके साथ डिस्कशन करके भी वो टॉपिक उनसे पूछ सकते हो। कहते हैं देयर इज नो सेट फार्मूला फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टॉपिक ऑफ रिसर्च। यहाँ पे मतलब ना कोई मतलब एग्जैक्ट कोई इस तरह की टेक्निक नहीं है, कोई इस तरह का नई चीज कि जिसको आप फॉलो करते हुए अपने टॉपिक को ना अपने टॉपिक को डिसाइड कर लो। यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टॉपिक मिल जाएगा। ये चीजें हमें ऐसा ऐसा मतलब पढ़ के या एक ब्रॉड सेंस से उसको आगे इनहेरिट करते जाना उसके अंदर चीजों को, और फिर एट एंड पे एक नैरो डाउन टॉपिक के ऊपर पहुंच जाना, या फिर जो पहले से काम कर रहा है उसके साथ डिस्कशन करके उससे टॉपिक पूछ लेना कि आजकल कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग पूछ सकते हो। तो कहते हैं द बेस्ट गाइड इज टू कंडक्ट रिसर्च ऑन समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। कि आप लोग मतलब आप लोग किस चीज के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आप लोगों की इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को पूछते हुए देखते हुए वो कोई ऐसा बंदा आप लोगों को अगर गाइड कर दे जो पहले से उस चीज के अंदर काम कर रहा है, या आप लोगों के जैसे टीचर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, आप लोग उनसे अगर गाइडलाइंस ले लो तो वो बेस्ट गाइडर आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो आप इस चीज के ऊपर काम करोगे तो आगे मतलब ठीक रहेगा। But the कहते हैं researchers should narrow down the topic to some specific aspects। लेकिन आप लोग खुद से भी ये काम कर सकते हो कुछ आप लोग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि आप लोगों ने मतलब कोई एक आप लोगों ने एक ब्रॉड सेंस के मुताबिक एक टॉपिक डिसाइड कर लिया। मतलब मैं आप लोगों को बात कर लेता हूँ ऐसे डाटा साइंस की। तो डाटा साइंस के रेलिवेंट फिर आप लोग रिसर्च पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दोगे। वो रिसर्च पेपर जो अभी करंट ईयर के अंदर पब्लिश होंगे हुए होंगे 2019 के अंदर या 20 के अंदर, और हर रिसर्च पेपर के एंड पे
एक फ्यूचर वर्क दिया हुआ होता है। आप लोगों ने पहले एक ब्रॉड सेंस सिलेक्ट कर ली, उस सेंस के मुताबिक आप लोगों ने पेपर्स ढूंढे। अब जब आप पेपर्स को पढ़ोगे तो हर पेपर के एंड पे एक फ्यूचर वर्क दिया होता है। वो फ्यूचर वर्क के अंदर आप लोगों की वही स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं जिसमें बताया होता है कि आप इसके ऊपर मजीद ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी अपने टॉपिक को मतलब नैरो डाउन कर सकते हो। आप फ्यूचर वर्क के अंदर आप लोगों को एग्जैक्ट टॉपिक बता दिया जाता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता दी जाती है कि ये काम तो मैंने कर दिया लेकिन मजीद इसके अंदर ये वाले गैप हैं जिसके ऊपर मजीद काम किया जा सकता है। तो वहां से भी आप लोगों को टॉपिक मिल जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर उसको नैरो डाउन करना चाहो तो फिर उसके कुछ टेक्निक्स होती हैं अपने टॉपिक को नैरो डाउन करने के लिए। कहते हैं इन ऑर्डर टू नैरो डाउन द फोकस ऑफ रिसर्च ट्राई टू गेट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप लोगों की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखी जाती है। तो इसलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूँ कि अपनी रिसर्च फील्ड वही चूज करो जो सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट से बहुत अच्छा रहा हो, या जिस सब्जेक्ट के अंदर जिस फील्ड के अंदर आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छा हो। तो वो प्रीवियस नॉलेज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दो सूरतों में अच्छी होती है। एक तो वो फील्ड जिसके अंदर आप लोग करंटली काम कर रहे हो, मतलब एमफिल के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। तो जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो या जिस फील्ड के अंदर आप लोगों के पास ऐसे सोर्सेज मौजूद है जहां से आप लोगों को आसानी से इंफॉर्मेशन मिल सके। अब सोर्सेज के अंदर आप लोग के आ जाते हैं, जैसे होता है बहन भाई, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कजन्स, या आप लोग या फिर आप लोगों के पेरेंट्स, मतलब जिन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया हुआ हो पहले। तो वो वाली फील्ड मतलब ब्रॉड सेंस आप लोग वो वाली चूज करो जिसमें आप लोगों के लिंक्स, आप लोगों के मतलब नेटवर्क के अंदर लोग मौजूद हों जो आप लोगों को उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल होता है आप लोगों की रिसर्च के अंदर। और दूसरी चीज उसके बाद फिर आती होती है एग्जामिन द लिटरेचर। उसके बाद आप अपना लिटरेचर व्यू शुरू कर देते हो। फिर अब लिटरेचर व्यू यही होता है कि जो ब्रॉड सेंस आप लोगों ने चूज किया है उसके मतलब पेपर्स को पढ़ना शुरू कर देना। कहता है पब्लिश आर्टिकल्स आर इन एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आइडियाज फॉर रिसर्च क्वेश्चंस। कि आप लोग जो प्रॉब्लम एक निकालना चाहते हो उस प्रॉब्लम के मुताबिक आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी ना। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। चीज को देखो तो उसमें से क्वेश्चंस निकले आप लोगों के, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कहता है उस चीज के लिए फिर आप लोगों को करना पड़ेगा जो पहले से आर्टिकल पब्लिश हो चुके हुए हैं ना, वो आप लोगों का एक्सीलेंट सोर्स होता है कि वो आप लोग उनको पढ़ो। कहता है दे आर यूजुअली एन appropriate level of specifying and suggest research questions that focus on the following। कौन कौन से ऑप्शन? पहला ऑप्शन एक्सप्लोर अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स, या फिर आप लोग डिस्कवर्ड इन प्रीवियस रिसर्च, यानी कि जब आप लोग पब्लिश आर्टिकल पढ़ोगे तो आप लोगों को एक्सप्लोर होगी वो चीजें। अब अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जो आप लोगों की रियल लाइफ में कभी ना कभी गुजरी होंगी और वो पब्लिश हुई होंगी किसी रिसर्च पेपर के अंदर। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार ये काम भी ऐसे मतलब हुआ था तो मतलब ये पब्लिश हो गया है। अब कुछ चीजें आप लोगों को अनएक्सपेक्टेडली भी मिलेंगी, आप लोग हैरान भी होंगे, और कुछ चीजें आप लोगों को देखने के लिए मतलब एक नया नॉलेज भी लेके आएंगी जो आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल भी हो सकती हैं। मतलब ये पब्लिश जो आर्टिकल होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनको पढ़ना एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो फॉलो सजेशंस एंड ऑथर गिव्स, मतलब जो ऑथर हर आर्टिकल के एट द एंड पे फ्यूचर वर्क देता है तो वो आप लोगों के पास एज ए सजेशंस होती हैं या फिर आप लोगों की ऑथर्स ने आप लोगों को जो दी हुई होती हैं एज ए फ्यूचर रिसर्च के लिए, फ्यूचर वर्क के लिए, कि आप लोग इस काम को आगे एक्सटेंड करने के लिए ये चीजें कर सकते हो। तो वही आगे आप लोगों की रिसर्च बन जाती है। फिर अब जो सिक्वेशन दी हुई होती है वो कहता है एक्सटेंड एंड एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन, कि उसमें आप लोगों ने जो पहले काम किया उसी को मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हो, यानी कि जो पहले काम हुआ है उसके अंदर अगर कोई गैप रह गए हुए हैं तो आप उसी को मजीद एक्सटेंड कर लो। ठीक है, या फिर उसी को अगर उसने किया गैप नहीं रहा लेकिन उसने हाफ किया, हाफ आगे छोड़ दिया फ्यूचर के लिए,
तो आप उसी काम को मजीद एक्सप्लेन कर सकते हो, या कोई मतलब थ्योरी डेवलप कर सकते हो न्यू टॉपिक सेटिंग करने के लिए, कि एक नया टॉपिक सेट करने के लिए कोई थ्योरी डेवलप कर लेते हो। तो पहले काम को देखते हुए आपके माइंड में कोई एक नई थ्योरी आ जाती है कि अगर ये ऐसे हुआ है तो वो वाला काम ऐसे हो सकता है। तो आप लोग जब एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन और थ्योरी, मतलब जो पहले से मतलब कुछ हुआ है उसी को एक्सटेंड भी कर सकते हो उसकी एक्सप्लेनेशन को, और एक नई थ्योरी भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो उसको देखते हुए चीज़ों को। और उसके बाद जो मतलब नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास, चैलेंज फाइंडिंग अटेम्प्ट टू डिस्कवर डिसप्रूव आवर रिलेशनशिप्स। मतलब हम लोग मतलब इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो जिसमें कुछ चीज़ फाइंड करनी हो या अटैम्प्ट करनी हो, कुछ चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के लिए, उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, या उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। मतलब कुछ चीज़ें हैं आप लोग उनको आपस में लिंक करने के लिए भी कोई ऐसा काम कर सकते हो कि ये चीज़ें अगर आपस में लिंक होकर इस तरह काम करें तो ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब इस तरह आप लोग अपनी रिसर्च को इस तरह भी मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें जो आप लोग के टॉपिक के रेलिवेंट है कि आप लोगों ने अपने टॉपिक को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, और किस तरह उस पर काम स्टार्ट करना है। उसके बाद कहते हैं स्पेसिफाई द डोमिनेंट प्रोसेस एंड कंसीडर लिंकिंग रिलेशंस। मतलब जो आप लोग यहाँ पे मैंने ऊपर बात की, मतलब कि जो चीज़ों के दरमियान में आपस में रिलेशनशिप होता है, या किसी स्पेसिफिक डोमेन का आपस में किसी दूसरी डोमेन के साथ, तो आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च के अंदर अपने टॉपिक के लिए इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, रिलेशनशिप भी बना सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक डोमेन के प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ लिंक करने का काम भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो हमारे पास टॉपिक को मतलब टेक्निक थी कुछ नैरो डाउन करने के लिए, कि हम लोग किस तरह एक पेपर में से अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं या निकालते हैं, फाइंड करते हैं। अब उसके बाद कुछ टास्क है और आइडियाज विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ। आस्क पीपल हु आर नॉलेजेबल, जो मैंने अभी थोड़ी देर बात की कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करें जिनको पहले से उस फील्ड का मुतालिक नॉलेज है। ये जो मैंने टेक्निक्स बताई ये तो तब है ना कि अगर आप लोगों ने खुद से चीजें एक्सप्लोर करनी हो, फाइंड करनी हो। लेकिन अगर खुद से ना करनी हो तो फिर क्या करो, आप आस्क करो पीपल से जिनको पहले से उस चीज के बारे में नॉलेज हो। द टॉपिक पर क्वेश्चंस अबाउट इट दैट दे हैव थॉट ऑफ, मतलब यार वो लोग जिनके बारे में जिनको उनके बारे में सोचो। अब उनमें से आप लोगों के पास ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि कोई आप लोगों की उस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च होनी है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ भी रहे हो और कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोग उससे मतलब अच्छा फील कर रहे हो, तो आप उसके साथ भी डिस्कशन करके टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर जैसे होते हैं कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जो मतलब सुपरवाइज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिहाज से, तो आप उन लोगों के साथ डिस्कशन करके टॉपिक्स के बारे में अपना आइडिया लगा सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट सोर्सेज होते हैं आप लोगों को अपने टॉपिक को नैरो डाउन करने के लिए। लेकिन उससे पहली चीज होती है आप लोगों की फील्ड डिसाइड करना है, आप लोगों ने काम किस लिए करना है। आप लोगों ने अपनी एक ब्रॉड सेंस होती है उसको डिसाइड करना कि वो आप लोगों ने किस फील्ड के अंदर जाना है। वो डिसाइड होगी तो आप उसके लिहाज से फिर वो नॉलेजेबल बंदा ढूंढ सकोगे कि मेरी ये फील्ड है तो इस फील्ड के कौन कौन से बंदे हैं, ताकि मैं उनसे डिस्कशन करके अपने टॉपिक को फाइनलाइज कर सकूं। दूसरी चीज होती है सीक आउट दोज हु होल्ड ऑप्शंस दैट डिफर फ्रॉम योर्स ऑन द टॉपिक एंड डिस्कस पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चंस विद देम। तो दूसरी ऑप्शन आप लोगों के पास ये आ जाती है। तो मतलब कुछ टेक्निक्स हम लोगों ने देखी जो आप लोग खुद से फॉलो करते हुए चीज़ों को पढ़ के अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी कि डिफरेंट लोगों के साथ डिस्कशन करके आप लोग उनसे टॉपिक के बारे में अपनी डिसीजंस लेके अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हो। तो नैरो डाउन करने से पहले आप लोगों ने ब्रॉड सेंस खुद सिलेक्ट करनी है। नैरो डाउन के लिए आप लोग उसको किसी और से फिर हेल्प ले सकते हो। लेकिन उस फील्ड के अंदर आप लोगों की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप किसी बंदे के साथ जब डिस्कस करोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा।
अब थोड़ा सा मतलब कैटेगराइज कर दिया है इन्हीं टेक्निक्स को कि पहले अप्लाई टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कि अपने आप को अपनी चीज़ों को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अप्लाई करो। कैसे? कि फोकस द टॉपिक, कि मतलब अपने टॉपिक पे फोकस करो ऑन अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड। अब एक होता है ना जब आप लोग टॉपिक को डिसाइड करते हो ना, तो वो टॉपिक के अंदर आप लोगों के ना सिर्फ इतना नहीं देखा जाता है कि आप लोग काम क्या कर रहे हो, बल्कि उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है हिस्टोरिकल पीरियड। आप लोग जिस चीज पे काम करने जा रहे हो उसका हिस्टोरिकल पीरियड कितना है, मतलब उस चीज के ऊपर जो आप काम कर रहे हो वो कितना अरसा चलेगा। जैसे कि आजकल मतलब कोरोना का सीजन चला हुआ है, ठीक है, हर बंदा ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया हुआ, क्यों? क्योंकि मतलब इसके ऊपर जल्दी पब्लिकेशंस हो रही हैं, सारा कुछ काम हो रहा है। लेकिन इसका हिस्टोरिकल अगर पीरियड देखा जाए, अभी जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिसाइड करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये बातें। वैसे अगर आप चाहते हैं कि बस जस्ट रिसर्च हो, स्ट्रॉन्ग ना भी हो, तो फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए होता है फिर आप लोगों ने अपनी उस रिसर्च का हिस्टोरिकल पीरियड भी देखना होता है। अब ये कोरोना कितनी देर चलेगा? 1 साल ज्यादा से ज्यादा चलेगा। उसके बाद इसके कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएंगे, वैक्सीन आ जाएंगी, मेडिसिन आ जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, इसके बारे में फिर कोई बात भी नहीं करेगा। जैसे बाकी बीमारियां ऐसी मतलब जैसे जुकाम वगैरह है, ये भी तो एक वबाई बीमारी है ना, ये भी एक टाइम में आई थी, अब ये रूटीन में आ गई हुई, शामिल हो गई थी हमारे, मेडिसिन आ गई हैं, चीजें आ गई हैं, जब होता है वो खाते हैं तो मतलब ठीक हो जाती है। इसी तरह ये भी एक दिन मतलब इसी तरह हो जाएगी। तो 1 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल ले लें, उसके बाद इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ना। तो इसका हिस्टोरिकल पीरियड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे इस रिसर्च का जो कोरोना के अंदर की जा रही है। हाँ, इसके अंदर वो लोग काम कर रहे हैं कि जिनको जस्ट गर्ज हमारे अपनी पब्लिकेशंस होती हैं, यानी कि जिनका रिसर्च का काम कंप्लीट हो गया हुआ है, अब वो सिर्फ अपनी पब्लिकेशंस मतलब की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक आर्टिकल्स हमारे होने चाहिए बस, जो भी करंट अफेयर आए हम उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर दें। तो वो लोग तो इसके ऊपर काम करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने अभी स्टार्ट लेना है ना, उसको स्टार्ट के लेने के लिए कोई एक अच्छी फील्ड, अच्छा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर उसकी वही रिप्रेजेंटेशन होनी है, उसने जहाँ भी जाना है उसकी यही रिप्रेजेंटेशन होनी है। सब ने यही पूछना है कि एमफिल के अंदर आपने क्या रिसर्च की, एमफिल के अंदर आपका थीसिस किस चीज के ऊपर था। तो इसलिए ये स्ट्रांग होना चाहिए, इसका हिस्टोरिकल पीरियड लेंथी होना चाहिए। दूसरी चीज मतलब हिस्टोरिकल पीरियड कह लो या फिर टाइम पीरियड कह लो कि आप लोगों की उस रिसर्च का कितना है, कितनी देर वो आप लोगों का काम चलेगा। तो वो मतलब ज्यादा जितना लेंथी होगा उतनी आप लोगों की रिसर्च स्ट्रॉन्ग समझी जाएगी। दूसरी चीज में नैरो द टॉपिक टू अ स्पेसिफिक सोसाइटी और जियोग्राफिक यूनिट, पहले अपना टाइम। दूसरा जो आप लोग की प्रॉब्लम है, जो आप लोग है जिसके ऊपर आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, वो किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के रेलिवेंट होनी चाहिए, सिंगल बंदे के रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, स्पेसिफिक सोसाइटी मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान एक स्पेसिफिक सोसाइटी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कंट्री लेवल पे आप लोग करते हो अपनी रिसर्च, अपनी कंट्री की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च करते हो। और जियोग्राफिकल यूनिट मतलब आप कंट्री से हट के आप जाना चाहते हो पूरी दुनिया के अंदर, तो पूरी दुनिया के लिए तो आप लोग कभी भी काम नहीं ना कर सकते, वो हर कंट्री के अंदर, हर रीजन के अंदर मतलब डिफरेंट, हर इलाके के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, उनका डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो उसके लिए से आप काम नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एक जियोग्राफिक एरिया डिसाइड करना पड़ता है, यूनिट डिसाइड करना पड़ता है कि मैं इस एरिया के अंदर ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो पहला टाइम पीरियड हो गया कि मजीद हम अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मेन मेन चीजें देखी, अब उसको मतलब टेक्निकली पॉइंट्स कुछ देख रहे हैं उसके, कि जो टेक्निकल पॉइंट एक रिसर्च के लिहाज से नोट आउट किए जाते हैं। तो पहले उसका हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, दूसरा उसका सोसाइटी यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। अब ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग जमीन के लिहाज से देख लेंगे, ये पीपल्स के लिहाज से भी सोसाइटी हो सकती है। मतलब पीपल्स की, लोगों की जो सोसाइटी होती है कि इस तरह के लोग इस एरिया में भी हैं, इस एरिया में भी हैं, इस एरिया में भी हैं, तो मतलब वो आप जो लोगों के लिहाज से भी आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हो। तीसरी चीज इसमें है कंसीडर्ड विच सब ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑफ पीपल यूनिट्स आर इन्वॉल्व एंड वेदर देयर आर डिफरेंस अमंग देम। अब दूसरी तीसरी चीज जो इसमें आती है, जैसे होता है ना स्टेक होल्डर्स, कि हम लोग स्टेक होल्डर्स देख लेते हैं कि ये काम मैं इस बंदे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये ना इनडायरेक्टली फला फला लोगों को भी
सपोर्ट कर सकता है अगर वो इस एरिया के अंदर आते हैं या इस काम को अडॉप्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर उन लोगों की भी आ जाती है, इनके सब ग्रुप्स आ जाते हैं इसके अंदर। सेकंड नंबर पे आती है डिफाइन द एम और डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द स्टडी। कि आप जो काम करना चाह रहे हो उसके एम और डिजायर्ड आउटकम्स क्या होंगी, मतलब जो उसके फायदे हैं वो वाकई रियल में उनका कोई मकसद भी है कि बस वो फायदे ऐसे ही हैं कि बस थोड़े अरसे के लिए दो चार लोगों को फायदा हुआ उसके बाद खत्म। तो कहता है विल द रिसर्च क्वेश्चन बी फॉर एन एक्सप्लोरेटरी, मतलब जिसको एक्सप्लोर किया जा सके, जिसको ना क्वांटिफाई किया जा सके। अब डिजायर्ड आउटकम निकालने के लिए हमारे पास तो पहली चीज आती है वो उसकी एनालिसिस आता है कि किसी चीज का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, उस रिजल्ट्स के ऊपर फिर हम लोग डिस्कशंस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी मतलब जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं, उसमें से कुछ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कहता है आप लोगों के टॉपिक के अंदर कोई ना कोई एक्सप्लोरेटरी काम होना चाहिए। पहली चीज ये, मतलब कोई मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली टेक्निक जिस तरह की इस्तेमाल की हुई है, जब वो की हुई होगी उसकी बेस पे कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, फिर हम उन रिजल्ट्स को जब एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करके। तो दूसरी चीज कहता है फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसमें हम लोग एनालिसिस वगैरह करते होते हैं, चीज़ों को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब कुछ निकालते हैं, माइनिंग करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी जब वो निकाल लेते हैं तो उसका कंपैरिजन करके दूसरों के साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी हो जाता है जब एक्सप्लेन करते हैं। और तीसरी चीज होती है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव, मतलब हम लोग उस चीज को मतलब कुछ ग्राफ्स बना के या कुछ पिक्चर्स बना के फिर उसको या किसी टेबल्स की फॉर्म में बना के इस तरह मजीद उसको ना उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, शॉर्ट वे के अंदर किसी चीज को एक्सप्लेन कर लेना, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव। तो उसके अंदर ये तीन चीजें होनी चाहिए, कुछ एनालिसिस करो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसको किसी ग्राफ के साथ अगले बंदे को समझा दो। तो ये तीन काम उसके अंदर होने चाहिए। विल द स्टडी इन्वॉल्व्स अप्लाइड और बेसिक रिसर्च, कि जो आप लोग ये काम कर रहे हो, जब आप लोग ये तीनों काम कर लेते हो ना, तो उसके अंदर ये अप्लाइड वाली बात तो ऑलमोस्ट आ ही जाती है कि आप लोगों की रिसर्च बेसिक भी हो सकती है, अप्लाइड भी हो सकती है। बेसिक होती है कि जिसमें आप लोग जस्ट एक मॉडल बना के बता देते हो कि ये काम ऐसे हो सकता है, आप उसको कहीं रियल में इम्प्लीमेंटेशन करके उसकी नहीं दिखाते। अगर आप उसकी रियल में कहीं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं कि ये काम इस तरह ऐसे हो सकता है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डाटा सेट लेके और उसके ऊपर अपनी टेक्निक्स को लगा के और फिर रिजल्ट्स निकालते हो, तो मतलब आप एक चीज मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो उसकी। तो जो चीज मतलब इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई जाती है वो एप्लीकेबल होती है कहीं ना कहीं रियल लाइफ के अंदर, कि आप उसको रियल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो आप रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो हमारी अप्लाइड रिसर्च के अंदर आ जाती है। जो चीज़ आप रियल लाइफ के अंदर मतलब फौरी तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप थ्योरेटिकली मॉडल जस्ट देते हो, तो वो हमारी बेसिक रिसर्च कहलाती होती है। तो जब ये चीज़ें हम ऊपर नैरो डाउन कर रहे होते हैं तो नैरो डाउन करते वक्त हम लोगों ने ये चीज़ भी बतानी होती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के टॉपिक के रेलिवेंट बता रहा हूँ। जब आप लोग ये रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो रिसर्च प्रपोजल बना के जब आप लोगों ने डिफेंड करना होता है, तो आप लोगों ने अपने टॉपिक के रेलिवेंट ये सारी चीज़ें बतानी होती है। अगर आप नहीं बताते तो इनमें से कोई भी चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी रिसर्च अप्लाइड है या बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के पास। इसमें एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है या डिस्क्रिप्टिव टाइप है, या आप लोग इनमें से किसी दो का कोई मिक्सचर बना रहे हो, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी का मिक्सचर हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव का मिक्सचर हो सकता है। तो इसका मतलब मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकती हैं। उसके लिहाज से फिर हम अपनी रिसर्च को बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो टॉपिक बेशक वो एक छोटा सा होता है, लेकिन उसके बैकएंड पे ये देखो कितनी चीजें आ रही हैं, ये सारे का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। तो ये चीजें आप लोगों ने बतानी होती हैं, अगर आप नहीं बताते तो ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और जब आप लोग अपने टॉपिक डिफाइन कर लेते हो तो फिर आप लोगों को क्या होता है कि फ्रॉम ए रिसर्च क्वेश्चन टू हाइपोथेसिस, कि जब आप लोग टॉपिक डिसाइड कर रहे थे, प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे, तब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए थे। वही क्वेश्चन आप लोगों के हाइपोथेसिस की तरफ लेके जाते हैं। कैसे? कहता है टेंटेटिव आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि जब आप मतलब कुछ क्वेश्चन मतलब निकाल रहे होते हो, माइंड में आ रहे होते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हो, तो आप लोगों के माइंड में कुछ वेरिएबल्स आते हैं।
तो वो वेरिएबल्स मतलब कुड बी यूज्ड एज एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग अप द आर्गुमेंटेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोपोजिशनल रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के, ये जो आप लोगों को वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप लोग आर्गुमेंट्स करते हो उनके ऊपर, उनमें से आप लोग वेरिएबल सेलेक्ट करते हो, उनमें से फिर कुछ वेरिएबल्स आप लोग खुद भी आके यूज करते हो। तो दीज वेरी प्रोपोजिशंस बिकम द बेसिस ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। यही प्रोपोजिशंस आप लोगों की फिर टेस्टेबल हाइपोथेसिस की तरफ आप लोगों को लेके जाती है। यानी कि जो चीजें आप लोगों ने क्वेश्चंस को, वेरिएबल्स को और प्रॉब्लम को देखते हुए एक चीज प्रपोज की, प्रोपोजिशन मतलब प्रपोजल आ जाता है ना आप लोगों का, कि आप प्रपोजल के अंदर प्रॉब्लम को भी देख रहे होते हो, टॉपिक को भी देख रहे होते हो, उसको देखते हो, जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी देख रहे होते हो। जब आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हो तो फिर कुछ आप लोगों के माइंड में वेरिएबल्स भी आते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के ये सारी चीजें आपको लीड कर रही होती हैं किसकी तरफ, एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस की तरफ। इन सारी चीजों को मिला के फिर आप लोग एक हाइपोथेसिस राइट करते हो। तो वो हाइपोथेसिस आप लोगों का फिर एक बनता है, वो काम बनता है जो आप लोग करोगे। अब वो कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कंप्लीट हो जाता है, जो आप लोगों ने प्रपोज किया कि ये प्रॉब्लम थी, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इसके रिजल्ट होंगे और ये आउटकम्स होंगे। अब आउटकम्स क्या होती हैं, वही आउटकम जो आप लोग एक सिक्का ऊपर रोल करते हो तो उसके ऊपर हेड या टेल के अंदर आउटकम्स आती है ना, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। ऐसी इसी तरह जब ये चीजें आप लोग मतलब प्रपोज करोगे तो इसकी भी आउटकम्स आएंगी, इसी हाइपोथेसिस की भी आउटकम्स आएंगी कि ये काम कंप्लीट होके ये जो आप लोगों ने आउटकम्स डिसाइड की है, हाइपोथेसिस बेसिकली आउटकम्स ही बतानी होती है ना कि मेरे इस काम की ये आउटकम होंगी। अब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाइपोथेसिस आप लोगों का फुली फंक्शनली कंप्लीट हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, लेकिन जितना हम काम ऊपर कर चुके हैं इतना काम करने से हमें श्योरिटी हो जाती है कि लाजमी मेरा ये होगा। जैसे आप सिक्का रोल करते वक्त अक्सर लोगों ने एक आइडिया लगाया होता है कि सिक्का जब रोल करने लगे थे तो जो टॉप वाली साइड पे अगर हेड था तो हेड ही आएगा, टेल था तो टेल ही आएगा। मतलब कुछ एक्सपीरियंस लोग इस तरह मतलब कुछ आइडियाज लगा लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर काम किया, इतना काम अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को भी इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो मैं हाइपोथेसिस राइट कर रहा हूँ ये मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा या मैं कर लूंगा। तो कहता है सिमिलरली द इन्वेंटरी ऑफ द प्रोपोजिशन, मतलब जब हम इन्वेंट कर लेते हैं इस प्रोपोजिशन को, प्रपोजल को, इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग द थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जब हम लोग अपना हाइपोथेसिस राइट कर लेते हैं ऊपर वाली तमाम चारों चीज़ों को देखते हुए, तो फिर हम लोग कह सकते हैं या फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास हेल्पफुल होंगी एक थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क बनाने के लिए, जो कि हमारे पास हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। तो यहाँ तक अभी एंड कर लेते हैं, क्लास का टाइम भी एंड हो गया है। नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा।